अगले हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो ट्रांसफार्मर है, बाकी जो भी छोटा छोटा टॉपिक हो सब बोर्ड के हिसाब से कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो जो टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ने वाले हैं। ट्रांसफार्मर जो कि आप अक्सर देखते रहते हैं, जो हम लोग घरों में जब जो बिजली का तार आता है तो बिजली का तार आने के पहले वो ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड रहता है और वही ट्रांसफार्मर से हम लोग क्या होता है कनेक्ट होकर ये ट्रांसफार्मर किस लिए यूज किया जाता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि हम लोग ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट जो तार आता है उसको हम लोग अपने घरों में क्यों नहीं लाते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है, ट्रांसफार्मर का यूज इसलिए करते हैं कि ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कमी या वृद्धि करता है, किसी वोल्टेज को कम कर देता है या अधिक कर देता है, किसी वोल्टेज को कम कर देता है या अधिक कर देता है, इस बात को समझिएगा। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को कम करना या अधिक करना, ठीक है। ये तो इसीलिए इसके हिसाब से जो ट्रांसफार्मर होता है वो दो प्रकार का होता है, लेकिन अभी हम लोग उसका चर्चा बाद में करेंगे जो दोनों प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। पहले हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चा करते हैं कि ट्रांसफार्मर का बनावट किस प्रकार का होता है और ये किस सिद्धांत पर वर्क करता है। ये अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ये काम करता है, या अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो इसके बनावट के लिए हम लोग इसमें दो क्या करते हैं, दो कुंडली लेते हैं। क्या करते हैं, एक प्राथमिक कुंडली लेते हैं, एक द्वितीय कुंडली लेते हैं। एक प्राथमिक कुंडली लेते हैं, एक द्वितीय कुंडली लेते हैं। और प्राथमिक जो कुंडली होगा तब इसका जो थोड़ा सा बनावट होता है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो बनावट होता है इसका कुछ इस प्रकार का बनावट देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये इस पर एक कुंडली रहता है, कुंडली लिपटा हुआ इस पर रहता है, ये प्राथमिक कुंडली रहता है और ये हम लोग का द्वितीय कुंडली रहता है, ठीक है। अगर प्राथमिक कुंडली का बात करेंगे तो इसको हम एक सोर्स से जोड़ते हैं। क्या करते हैं, एक सोर्स से जोड़ते हैं जिसका विभवांतर का बात करेंगे तो इसमें जो विभवांतर देते हैं उसको हम लोग VP से दिखाते हैं और इसके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है, इसके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है तो इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, तो ये एक लूप बना देते हैं, कोई एक लोड को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में एक यहाँ पर हम लोड कनेक्ट कर दिए, लोड कनेक्ट इसलिए कि ये इसके विभवांतर और धारा को मापने के लिए, ठीक है। तो इसके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको हम लोग VS से दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग सोर्स देते हैं तो इसको VP से दिखाते हैं और इसमें जो धारा उत्पन्न होता है इसको हम लोग IS से दिखाते हैं और इसमें जो धारा उत्पन्न हम लोग धारा प्रवाहित कराते हैं उसको IP से दिखाते हैं। इसका जो फेरों की संख्या होता है उसको हम NP से दिखाते हैं और इसके फेरों की संख्या को NS से दिखाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्राथमिक कुंडली कहते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको हम लोग प्राथमिक कुंडली कहते हैं। इसको हम लोग सेकेंडरी मतलब द्वितीय कुंडली कहते हैं। इसको हम लोग द्वितीय कुंडली कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक टर्म डिफाइन कर लेंगे ट्रांसफार्मर के लिए। सबसे पहले अगर NP को डिफाइन करेंगे तो NP बराबर दे के लिखना है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। वैसे ही अगर NS का बात करेंगे तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या,
फेरों की संख्या। वैसे ही अगर Vs का बात करेंगे तो Vs का हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं, किसका? प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल, सर Vp को। तो Vp को हम लोग क्या कहेंगे? प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल, या विभवांतर भी इसको बोला जाता है, या इसको हम लोग विभवांतर भी कहते हैं। Vs अगर लिखेंगे तो द्वितीयक कुंडली के विद्युत वाहक बल कहलाएगा, विद्युत वाहक बल होगा। वैसे ही Ip का बात करेंगे तो प्राथमिक कुंडली में धारा, विद्युत धारा, प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा हो जाएगा। वैसे ही Is का बात करेंगे ये हो जाएगा द्वितीयक कुंडली में विद्युत धारा। ये सारे टर्म हमने डिफाइन कर दिए। ये काम कैसे करता था इससे पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, धारा में या वोल्टेज में परिवर्तन कराते हैं तो इसके कारण इसमें एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, और ये चुंबकीय फ्लक्स इससे पार होकर जाता है तो इसमें भी एक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके कारण इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न होता है। ये चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो अगर प्राथमिक कुंडली का बात करेंगे, प्राथमिक कुंडली का अगर बात करेंगे तो इसमें जो विद्युत वाहक बल है उसको हम लोग दर्शा सकते हैं ईपी से। जो इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा ईपी माइनस, ऐसी ईपी को हम लोग किससे दर्शा सकते हैं? वीपी से भी दर्शा सकते हैं। इसी ईपी को हम लोग किससे दर्शा सकते हैं? वीपी से भी दर्शा सकते हैं। हम ईपी नहीं देखिए, इसको हम वीपी लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब फाई क्या है? विद्युत वाहक, विद्युत फ्लक्स है, ठीक है। तो ये विद्युत फ्लक्स जो उत्पन्न हो रहा है, ये दोनों कुंडली के लिए विद्युत फ्लक्स का मान जो होगा सेम ही होगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी का भी विद्युत वाहक बल जो होगा वो कितना हो जाएगा? ये पहले से फॉर्मूला हम जानते थे, इसमें फेरों की संख्या NS है तो ये क्या लिखेगा? dB/dt हो गया। अगर ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 कर देते हैं। ये समीकरण इसको हम समीकरण 1 कर लिए, इसको समीकरण 2 कर दिए। अगर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दे, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, अगर ऐसे करते हैं हम तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर Vp बाई वी एस बराबर हो जाएगा माइनस NP डी फाई बटे डी टी डिवाइडेड बाई माइनस NS डी फाई बटे डी टी। तो ये इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो रेशियो जो आ जाएगा Vp बाई Vs बराबर हो जाएगा NP बाई NS के, NP बाई NS के। अब देखो बात को यहाँ पर एक चीज समझने वाला है। क्या समझने वाला है? तो अगर फेरों की संख्या यहाँ पर ध्यान देंगे, प्राथमिक अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से हम सेकेंडरी कुंडली, हम विभवांतर किसका देखना चाहते हैं? अगर यहाँ पर Vs का मान निकालना चाहते हैं तो Vs का मान कितना आएगा? तो यहाँ सोच सकते हैं कोई Vs का मान कितना आएगा। अगर Vs को सॉल्व करेंगे त्रिज्या गुना करके तो क्या देखने को मिलेगा? तो चलिए एक स्टेप और लिख देते, त्रिज्या गुना कर लेते हैं। तो Vs इंटू क्या होगा? Vp बराबर हो जाएगा Vp इंटू NS हो जाएगा। अब इधर Vp जो है गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो Vs जो निकल के आएगा क्या निकल गया? NS बटे
NP इंटू VP। अगर हम मान ले चाहते हैं कि हम लोग VS का जो सेकेंडरी वाला कुंडली है, जो द्वितीय कुंडली है, उसमें जो विद्युत वाहक बल होगा, मतलब उसमें जो विभवांतर होगा, उसका जो वोल्टेज होगा वो बढ़ जाए, उसके लिए सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो फेरों की संख्या जब अधिक होगा तब सेकेंडरी कुंडली में क्या होगा? वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं सेकेंडरी कुंडली में वोल्टेज का मान क्या हो जाए? घट जाए। जैसे ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर क्या करता है? 11,000 वोल्ट को 11,000 वोल्ट को हम लोग कन्वर्ट कर देता है 220 वोल्ट में, और तब जाके वही 220 वोल्ट हम लोग क्या करते हैं? घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर ये वोल्टेज क्या हो जाता है? आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। तो ये आउटपुट वोल्टेज के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। सेकेंडरी यहाँ पर क्या हो रहा है? आउटपुट वोल्टेज के रूप में काम कर रहा है। तो ये कम कब होगा? जब इसमें फेरों की संख्या क्या होगा? कम होगा। मतलब NS का मान जब कम होगा, और वैसे कि ये समानुपाती है तो ये कम होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। यह भी बोल सकते हैं कि ये अधिक होगा तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब NS का मान, NP का मान क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो ये फेरों की संख्या पर बात हम लोग कर रहे थे। ठीक है। आगे अगर हम लोग देखते हैं, हमको पता है कि जब भी ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है कि वोल्टेज में कमी या वृद्धि कर रहा है, लेकिन पावर में कोई कमी बेशी नहीं होता है। पावर दोनों का क्या होता है? समान होता है। प्राथमिक कुंडली का जो पावर होगा वही क्या होगा? द्वितीय कुंडली का पावर होगा। तो पावर में कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो हम लोग लिख सकते दोनों का मान क्या होगा? समान होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो प्राथमिक कुंडली होगा, प्राथमिक कुंडली का शक्ति, इसका जो शक्ति होगा बराबर होगा द्वितीयक, कुंडली लिखना छोड़ दिया, चलो द्वितीयक का शक्ति। तो दोनों का शक्ति क्या होगा? बराबर होगा। शक्ति में कोई परिवर्तन कभी भी नहीं होगा, कितना उसमें फेरों की संख्या में बदलाव कर दो। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? विभवांतर इंटू धारा होता है। तो प्राथमिक का विभवांतर VP है, इसमें धारा कितना? IS है। तो ये शक्ति हो गया, और ये शक्ति बराबर होगा किसके? VS इंटू, सॉरी यहाँ पर VP है तो VS इंटू IS के बराबर होगा। अगर हम यहाँ से VP बटे VS का मान निकालते हैं, VP बटे VS का मान निकालते हैं, तो क्या निकल के आएगा? IS बटे IP निकल के आएगा। इसलिए कि ये इधर गुना में जाएगा तो भाग में, IS बटे IP निकल के आएगा। ये इधर गुना में जाएगा तो भाग में, और ये इधर ये गुना में है VS, इधर आएगा तो भाग में। हमको पता था कि VP बटे VS कितना आया था? NP बटे NS के बराबर आया था। NP बटे NS के बराबर आया था ऊपर में। तो इसको हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने का बात यह है कि अगर हम चाहते हैं, रेशियो क्या बता है? तो ये रेशियो बता रहा है कि ये दोनों बराबर तभी होगा जब अगर मान लो कि ये इसका वोल्टेज अधिक है और इसका वोल्टेज कम किए, तो ये वोल्टेज कम है, ये अधिक है, तो ये बराबर कब होगा? जब ये कम होगा और ये क्या होगा? अधिक होगा। मतलब अगर वोल्टेज कम होता है तो धारा क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। वोल्टेज कम होता है तो धारा का मान क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। देखो, धारा सेकेंडरी में धारा अधिक होगा जब प्राइमरी में क्या होगा? प्राइमरी में फेरों की संख्या क्या होगा? अधिक होगा। तो धारा और वोल्टता एक दूसरे के क्या होता है? यहाँ पे विपरीत होता है। धारा और वोल्टता एक दूसरे के विपरीत होता है। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं, अभी हम लोग ये चीज़ देखे थे, अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर दो कुंडली था, तो दो जो कुंडली था, तो इसमें अगर फेरों की संख्या NP है और इसमें NS था, तो हम ये चीज़ देख रहे थे कि अगर इसमें इसका फेरों की संख्या, NS का फेरों की संख्या कम होगा तो इसका वोल्टता भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन इसमें धारा क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इसमें धारा क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इसलिए कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों रेशियो बराबर तभी होगा अगर VS अधिक है तो NS भी क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, और VP कम है तो NP भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी जाकर दोनों रेशियो बराबर होगा। उसी प्रकार से लेकिन ये इसमें उल्टा है कि धारा और वोल्टता में देखेंगे तो यहाँ पर VP की जगह यहाँ पर क्या है? VIS है। मतलब अगर ये अधिक होगा तो इसको अधिक होना पड़ेगा। मतलब अगर प्राइमरी का वोल्टता अधिक है तो सेकेंडरी का धारा क्या होगा? अधिक होगा। इसलिए कि ये दोनों क्या है? समानुपाती है। वैसे ही अगर इसको हम लोग
तुलना करेंगे, सेकेंडरी का वोल्टता कम है तो प्राइमरी का धारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से हम लोग तुलना कर सकते हैं। इस प्रकार से जब तुलना किया जाता है तो अब देखो, इसी में हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि एक तो या तो वोल्टेज को कम कर सकता है या वोल्टेज को अधिक कर सकता है। तो वोल्टेज को कम और अधिक करने के कारण ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर को दो हिस्सों में बांट दिया गया। ट्रांसफार्मर को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक को हम लोग बोलते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। अगला जो लिखेंगे उसमें हम लोग लिखेंगे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर, जिसको अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, जो इसमें जो वोल्टेज प्राप्त होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, निम्न में वोल्टेज वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज वाली निम्न धारा में बदलता है। इसमें कैसे बदलता है, तो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टता में बदलता है और उच्च धारा को निम्न धारा में बदलता है। उच्च धारा को निम्न धारा में बदलता है। ठीक है, इसका डिफिनीशन हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। इसका डिफिनीशन हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसके द्वारा लिखना है सभी को। इसके द्वारा ये हेडिंग डालने के बाद लिखना है, इसके द्वारा निम्न वोल्टेज, निम्न मतलब मिनिमम, तो निम्न वोल्टेज बोलिए या विद्युत वाहक बल को, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है। उच्च वोल्टेज में बदलता है तथा उच्च धारा को निम्न धारा में बदलता है। उच्च धारा को निम्न धारा में बदलता है। उच्च धारा को निम्न धारा में बदलता है। अब कोई भी ट्रांसफार्मर उच्चाई ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर तभी होगा जब NS का मान क्या होगा, अधिक होगा NP से। इसमें सेकेंडरी में फेरों की संख्या अधिक होगा, तभी जाके क्या देखने को मिलेगा कि सेकेंडरी में वोल्टेज के अभी मान क्या होगा, अधिक होगा प्राइमरी से। लेकिन अगर धारा का बात करेंगे तो यहाँ पे जो सेकेंडरी का धारा होगा वो कम होगा, किससे, प्राइमरी से। तो धारा उल्टा हो जाता है, ये दोनों सीधा रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन नीचे में लिख लेना है डिफिनीशन लिखने के बाद। अब आते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब अभी से उसका जस्ट ये उल्टा हो जाएगा, जस्ट उसका
उल्टा हो जाएगा। उल्टा में हम लोग क्या लिखेंगे, इसके द्वारा उच्च वोल्टेज को इसके द्वारा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदला जाता है। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदला जाता है तथा उच्च धारा को क्या लिखवा है अब इसके पहले की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदला जाता है। और दूसरा तरफ ये क्या करता है कि निम्न धारा को तथा निम्न धारा को उच्च धारा में बदलता है। निम्न धारा को उच्च धारा में बदलता है। तो देखो ये तभी हो पाएगा, इसका भी कंडीशन लिख लेना है कि जब सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम हो प्राइमरी से, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, सेकेंडरी का जो वोल्टेज होगा वो कम हो जाएगा प्राइमरी से, लेकिन यहाँ पे पलट जाएगा, सेकेंडरी में धारा की संख्या क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा प्राइमरी में। तो इस प्रकार से ये इससे भी दिखा सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के द्वारा। ठीक, तो यही चीज़ हम लोग को ट्रांसफार्मर में याद रखना है और इसी को इसमें इतना स्टेप को दिखाना है। कभी कभी ये 5 नंबर में आ जाता है, ये कंप्लीट यहाँ पर इस प्रकार से इसको करना है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्या हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, जितना भी पॉसिबल है उतना हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना भी जरूरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग उसको करेंगे और उसी को हम लोग पहले समझेंगे, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा के मूल्य वर्ग मान तथा शिखर मान के अनुपात बताना है। अच्छा, सबसे पहले मूल्य मध्य वर्ग मान का अगर धारा का बात करेंगे तो उसको हम लोग दिखाते थे IRMS से। इसे दिखाते थे IRMS। ये जो बराबर होता है शिखर मान किसको बोलते हैं, तो I0 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, I0 का बटे में क्या होता था, √2 होता था। तो IRMS का जो मान होता है I0 बटे √2 होता है। अब पूछा क्या है इसका, किसका अनुपात, तो IRMS का अनुपात और शिखर मान का अनुपात पूछा है। मतलब IRMS ऊपर में होना चाहिए और शिखर मान नीचे में होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस है कि ये जो I0 है 1/√2 पे क्या है, 1/√2 के गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि IRMS बटे I0 लिख सकते हैं। तो इधर में क्या बच जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। तो ये जो रेशियो हो गया कितने के बराबर हो गया, 1/√2 के बराबर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान अगर बात करेंगे तो इसके पहले भी बताए थे कि जब एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा हम लोग कहते हैं तो वो शून्य होता है। क्यों ऐसा होता है, तो हमको पता है कि एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा देखेंगे तो जितना प्लस होता है उतना ही क्या हो जाता है, एक पूरा ये चक्र तैयार हुआ ना, तो ये इसको पूरा चक्र कहते हैं। तो ये जितना प्लस में था उतना क्या हो गया, उतना माइनस में ये कवर करता है, जिसके कारण एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाता है और उसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान हमेशा नॉट से दिखाते हैं। तो विद्युत वाहक बल का मान E0 दिया हुआ है, तो वर्ग माध्य मूल्य पूछा है, तो ये भी सेम होता है धारा की तरह ही। तो IRMS पूछा है, वर्ग माध्य
माध्य मूल का मतलब ही होता है IRMS। तो IRMS बराबर होता है E0 बटे कितना √2 के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करेंगे किसका, तो प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान दिया हुआ है। तो शिखर धारा का मान किससे दिखाते हैं? I0 से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? I0 से। और I0 का मान दिया 440 वोल्ट दिया हुआ है। अब पूछा क्या है? तो आभासी वोल्टता पूछा है। क्या पूछा है? आभासी वोल्टता पूछा है। इस बात को ध्यान में रखना है, जो RMS मान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आभासी भी कहते हैं। जो RMS मान होता है उसी को आभासी भी कहते हैं। तो आभासी को ही RMS कहते हैं, मतलब IRMS ही निकालना है। और IRMS का फॉर्मूला होता है I0 बटे √2। तो अगर यहाँ पर मान रख देंगे 440 बटे √2, और √2 रखने के बाद अगर ये नीचे में किसी का √2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसका हर परिमेयकरण कर दो। क्या करो? हर परिमेयकरण करने का मतलब √2/√2 से क्या कर दो? गुणा कर दो। तो नीचे में √2 और √2 की मिलकर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 से 240 कटेगा, 440 कटेगा तो कितना बचेगा? 220 बचेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 220 इंटू √2 हो जाएगा। 220 इंटू √2 हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आभासी धारा याद रखना है, इसी को हम लोग RMS कहते हैं। बार बार इसको हम बता रहे हैं कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? RMS कहते हैं। तो आभासी धारा मतलब IRMS का जो मान होता है शिखर मान। शिखर मान मतलब क्या? I0। तो ये किसके बराबर है? I0 बटे √2 के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे अगर बात करेंगे तो बोला है प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान और वर्ग मूल औसत वर्ग मान बोला है। तो वही है, ये भी RMS का ही बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी अनुपात ही निकालना है। और एक और क्वेश्चन देखे थे शायद, क्वेश्चन नंबर 1 या 2, वहाँ पर भी अनुपात ही निकालना है। लेकिन यहाँ पे अनुपात जो निकालना है I बटे IRMS का निकालना है, और वहाँ पे जो अनुपात निकालना था IRMS बटे I0 का निकालना था। तो उसका इसका अनुपात अगर याद होगा तो कितना आया था? 1/√2। तो इसका उल्टा है, इसका ये उल्टा है ना, तो 1/√2 है तो √2 बटे क्या हो जाएगा? 1। नीचे का 1 लिखा नहीं जाता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? √2। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक धारा का समीकरण दिया हुआ है। धारा का समीकरण दिया, तो धारा का समीकरण का व्यापक जो होता है 7 नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे, धारा को हम लोग कैसे दर्शाते हैं? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी से दर्शाते हैं। ठीक है। हमको निकालना क्या है? आवृत्ति निकालना है। आवृत्ति सिंपल कोणीय आवृत्ति नहीं बोला है, मतलब f का मान निकालना है। अगर इस समीकरण से इसको तुलना करेंगे तो यहाँ पर t के आगे ओमेगा है और यहाँ पे t के आगे कितना है? 100 पाई है। इसका मतलब ओमेगा का जो मान है वो कितना है? 100 पाई है। कितना है? 100 पाई है। ओमेगा का जो मान है 100 पाई है, लेकिन हमको f का मान निकालना है। तो ओमेगा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 पाई f होता है। 2 पाई f होता है 2 पाई इंटू f बराबर 100 पाई। अब यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा और 2 से 100 इधर भाग में जाएगा तो 50 बार में, तो f का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे आवृत्ति का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगर हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं, तो 8 नंबर क्वेश्चन में भी इक्वेशन समीकरण दिया हुआ है। और समीकरण जो होता है इसका जनरल फॉर्म I बराबर I0 साइन ओमेगा इंटू टी होता है। अब यहाँ पर जो मान निकालने के लिए बोला है, मूल्य माध्य वर्ग निकालने के लिए बोला है, मतलब IRMS बोला है। IRMS बोला है, जिसका फॉर्मूला होता है I0 बटे √2 होता है। अब यहाँ पर तुलना करेंगे तो साइन के आगे यहाँ पर 60 दिया हुआ है, यहाँ पर है I0। तो I0 का मान कितना है? 60 है। तो यहाँ पर अगर 60 रख देते तो 60 बटे कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है कितना आ रहा है? ऑप्शन ए आ जा रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पढ़ाते टाइम में बहुत बार बताए हैं कि ये जो प्रतिघात होता है, इसका हमेशा ये एक प्रतिरोध की जगह पे आता है। जो प्रतिघात होता है ये एक प्रतिरोध की जगह आता है, इसीलिए जो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? तो प्रतिघात। अब आगे यहाँ पर धारातीय प्रतिघात बोला है। धारातीय प्रतिघात हो या कोई भी प्रतिघात हो, सबका मात्रक हमेशा क्या होता है? ओम ही होता है। सबका मात्रक
क्या होता है, ओम होता है। जब हम लोग बताए थे कि प्रतिघात को ही हम लोग प्रतिबाधा बोलने लगते हैं कब, जब एल आर सी सर्किट आता है तब। इसमें से कोई भी दो या दो तीनों जुड़ा रहे तब उसमें जो आर के जगह आता है, प्रतिरोध की जगह आता है, उसको हम लोग प्रतिबाधा के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग प्रतिबाधा के नाम से जानते हैं। तो एल आर परिपथ में, एल आर परिपथ अगर याद होगा तो एल आर परिपथ में जो जेड होता था उसी को प्रतिबाधा बोलते थे, और इसका मान हम लिखे थे आर स्क्वायर बटे एक्स एल के स्क्वायर, आर स्क्वायर बटे एक्स एल के स्क्वायर। बताए थे कि एक्स एल के जगह भी इसको भी रख सकते हो ओमेगा एल, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन। अगर 12 नंबर क्वेश्चन का हम लोग चर्चा करेंगे तो 12 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि tan फाई का मान बताना है किस परिपथ के लिए, तो प्रतिरोध और प्रेरकत्व जब जुड़ा हुआ है तब। तो इसके लिए हम बताए थे कि ये जो होता है ये प्रतिरोध का लाइन होता है, ये जो होता है प्रतिरोध का लाइन होता है, और ये जो लाइन होता है यहाँ पे हम दिखाए भी थे अलग से डायग्राम बना के। ये जो लाइन होता है तो ये होता है हम लोग का प्रेरकत्व का, जिसका हम लोग किससे दिखाते हैं, तो एक्स एल से दिखाते हैं। और यही इसके बीच से जाने वाला जो दोनों का रिजल्टेंट होता था, यही एंगल हम लोग क्या बोलते थे, फाई बोलते थे। और इसके समांतर अगर इसको हम ड्रॉ कर देते तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, एक्स एल कहेंगे। तो यही tan फाई का मान पूछा है। तो tan फाई क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो tan फाई जो होगा वो क्या लिखाएगा, एक्स एल बटे आर लिखाएगा, और एक्स एल का जो मान होता है कितना होता है, ओमेगा इंटू एल बटे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। tan फाई का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा एल बटे आर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे कल भी बताया गया था कि जब एल आर सी तीनों जुड़ा रहे या दो जुड़ा रहता है तो इसमें काला का अंतर π/2 नहीं होता है, इसमें काला का अंतर π/2 नहीं होता है। काला हम लोग कैसे निकालते हैं, tan फाई का यूज करके निकालते हैं। और अगर बात करें जब तीनों जुड़ा रहता है तो उस केस में यहाँ पर याद करो, तो इस केस में यहाँ पर ये वाला जो लाइन बनता है वो क्या बनता है, एक्सएल माइनस एक्सी बनता है। एक्सएल माइनस एक्सी मतलब यहाँ पर हो जाता है एक्सएल माइनस एक्सी हो जाता है। तो tan फाई जो होता है एक्सएल माइनस एक्सी बटे क्या होता है, आर होता है। तो ऑब्वियस है कि ये इसका डायरेक्ट एंगल बता सकते हैं कि π/2 होगा, नहीं होगा। तो ये किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर क्यों निर्भर करता है, इसलिए एक्सएल को हम लोग ओमेगा एल लिखते हैं, एक्सी को 1/ओमेगा सी लिखते हैं। तो बेसिकली ये किस पर निर्भर कर रहा है, इसके आवृत्ति पर, कोणीय आवृत्ति या आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी जो 14 नंबर क्वेश्चन है, ये टॉपिक हम बताए नहीं, कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट याद रखो लो। ये ताप्त तार का एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का कौन सा, तो एमीटर जो होता है प्रतिवर्ती धारा का कौन सा मान को मापता है, आरएमएस धारा को मापता है। किसको मापता है, ये आरएमएस धारा को मापता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तीसरा दिया हुआ कि एलआरसी श्रेणी क्रम में जब तीनों परिपथ जुड़ा रहता है तब ओमेगा अगर कोणीय आवृत्ति होता है तो इसी स्रोत से धारा का शिखर मान क्या होगा, धारा का अधिकतम जो मान होता है, ये धारा का अधिकतम मान कब होता है। तो इसके लिए बताया गया था कि ई नॉट बटे क्या होता है, जेड होता है। क्या होता है, ई नॉट बटे जेड होता है। अब ये जेड का मिनिमम, जब ये जेड मिनिमम होगा तभी जाकर आई मैक्सिमम होगा, ये नीचे वाला मिनिमम होगा। तो जेड मिनिमम कब होता है, तो जब अनुनाद का कंडीशन होता है तब। ये हम पढ़ाए थे कि जेड मिनिमम कब होता है, जब अनुनाद का कंडीशन होता है, मतलब किस केस में, जब एक्सएल माइनस एक्सी का बराबर का तो 0 के बराबर होता है। इसी में जब हम लोग ओमेगा का मान सॉल्व किए थे तो ओमेगा का मान क्या था, 1/√L इंटू सी आया था। तो ये जो अनुनाद का कंडीशन होता है उसी केस में धारा का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। डायनेमो का मतलब होता है कि जब यांत्रिक से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत में बदलते हैं। जैसे डायनेमो किसको बोलते हैं, जनरेटर को। जनरेटर का होता है डायनेमो है, ठीक है। तो ये एक डायनेमो है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, अभी बता दिए कि उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमो कहते हैं।
इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, ट्रांसफार्मर क्या काम करता है। ट्रांसफार्मर जो एसी वोल्टता होता है उसी को कम या अधिक करने के लिए होता है, डीसी के लिए नहीं होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो सिर्फ एसी के लिए होता है, इसके वोल्टता को अधिक या कम करने के लिए। कम करने के लिए तो ट्रांसफार्मर हम जो देखते हैं जो कि गांव में कहीं पर एक लगा रहता तब जाकर गांव में धारा प्रवाहित कराया जाता है, तब जाकर तार दिया जाता है। लेकिन अधिक करने के लिए हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, घरों में जो स्टेबलाइजर यूज करते हैं, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो वोल्टता को अधिक करता है। ठीक है, ये अधिक या कम करने के लिए कौन सा करंट को, एसी वोल्टता को। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो ये जो 19 नंबर दिया है उसके पिछले चैप्टर से दिया हुआ है। ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है पत्तादार बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर का कोर यहाँ पर देख सकते हो, ट्रांसफार्मर का आकृति यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे ऐसे पत्तादार लगा हुआ रहता है और इसी के ऊपर क्या रहता है, क्वाइल लिपटा हुआ रहता है। ये जो पत्तादार बनाने का रीजन होता है, तो ये रीजन होता है भंवर धराई, कि भंवर धराई उत्पन्न न हो, इसलिए भंवर धराई उत्पन्न होने से ट्रांसफार्मर क्या करने लगेगा, हीट करने लगेगा। अगर भंवर धराई का कॉन्सेप्ट याद होगा तो ये क्या करता है, किसी भी धातु के पदार्थ को ये हीट कर देता है, गर्म कर देता है। ठीक है, अगर हम 20 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे तो एक प्रतिरोधक के आर पार प्रतिवर्ती धारा का वोल्टता मापा जा सकता है। तो एक प्रतिरोधक के आर पार प्रतिवर्ती धारा का मापा किससे किया जा सकता है, तो इसको याद रखो, तापदार वोल्टमीटर का प्रयोग करके मापन किया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग बता दिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर में किसका मान अधिक होता है। ये N1 का मतलब है NP और N2 का मतलब है NO। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर में किसका मान अधिक होता है, NP का या NS का। तो हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को ज़्यादा करना रहता है, जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है उसको ज़्यादा करना रहता है, सेकेंडरी को हम लोग आउटपुट वाला कहते हैं। मतलब N2 का मान क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, किससे, N1 से। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि दोलित फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर कभी भी परिपथ के धारा डिपेंड नहीं करेगा। आवृत्ति अगर 100 से 50 से 100 किया जा रहा है तो उसमें जो अनुपात होता है धारा का वो 1:1 ही होता है, तो इसको ध्यान में रखना दो। अगर बात करेंगे 23 नंबर, तो प्रतिवर्ती धारा परिपथ के अनुनाद। तो प्रतिवर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कालांतर क्या होता है। देखो अनुनाद की स्थिति कब आता है, अनुनाद की स्थिति कब आता है, जब XL माइनस XC क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब XL माइनस XC जीरो हो जाएगा तो इस बात को ध्यान दीजिएगा लोग, ये tan फाई होता है, यही हम लोग का क्या देता है, तो यही हम लोग का जो फाई होता है कालांतर देता है। इसका फार्मूला एक बताया गया है, R बटे क्या होता है, जेड भी होता है, R बटे जेड होता है। तो बताया गया था कि अनुनाद की स्थिति में जो जेड का मान होता है वो R के बराबर ही हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, R के बराबर ही हो जाता है। तो जो अनुनाद की स्थिति आता है, तो अनुनाद की स्थिति में जो R होता है वो जेड के जो जेड होता है वो R के बराबर ही हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि जेड के, कुछ फार्मूला गलत बता रहे हैं, एक मिनट सॉरी उल्टा बोल रहे हैं। क्या बोला गया है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कालांतर पूछा जा रहा है। धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कालांतर पूछा जाता है। ध्यान दो यहाँ पे, इसमें ये 0 डिग्री हो जाएगा। कैसे, उसको समझना है। हमको पता है कि यही क्या होता है, आर का दिशा होता है। अगर हम इसमें ये क्या था, यही जो हम लोग लाइन था ऊपर में हम लोग दिखाते थे ये XL को और नीचे में XC को दिखाते थे। परिणाम के रूप में हम लोग जब XL और XC ये क्या हो जा रहा है, एक दूसरे के बराबर हो जा रहा है, मतलब ये कट के जीरो हो जा रहा है। XL माइनस XC दिखाया था ना ऊपर में, तो ये क्या हो जा रहा है, ये अनुनाद की स्थिति में इसका मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो सिर्फ कौन बचता है, R बचता है। तो R की दिशा में क्या हो जाता है, वोल्टेज का भी दिशा रह जाता है। तो इसके इस तरह से इसका जो कालांतर का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाता है।
कालांतर का मान इसका 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। ये जो यही यहाँ पे tan फाई अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे tan फाई क्या होता है, तो एक्सएल माइनस एक्सी बटे जब तीनों रहता है तब तीनों परिपथ में रहता है तब आर होता है, तो यही बताया गया था। तो ये ऊपर वाला 0 बटे आर tan फाई, तो यहाँ पर tan फाई 0 कब होता है जब फाई का मान क्या होगा 0 डिग्री होगा, तो ये 0 आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया हुआ है 24 नंबर में शक्ति गुणांक को किससे दर्शाया जाता है। कालांतर फाई है तो शक्ति गुणांक को हम लोग किससे दर्शाते हैं, cos फाई से दर्शाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर एल आर परिपथ में शक्ति गुणांक का बात किया जाए, एल आर परिपथ में, तो शक्ति गुणांक का हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लिख रहे थे वो शक्ति गुणांक का लिख दे रहे थे। cos फाई शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है आर बटे जेड, शक्ति गुणांक जो होता है cos फाई उसका फॉर्मूला होता है आर बटे जेड। ये जो जेड, तो एल आर के लिए जेड का जो मान होता है कितना होता है, तो ये बार बार आते जा रहा है कि एल आर के लिए जेड का मान होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के स्क्वायर। एक्सएल की जगह हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही शक्ति गुणांक होगा, इससे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको याद रख सकते हैं, शक्ति गुणांक का एक और फॉर्मूला होता है, जो शक्ति गुणांक होता है ना, इसका एक और फॉर्मूला होता है। परिपथ में अगर प्रतिवर्ती धारा शक्ति गुणांक पूछा है तो एक चीज एक और यहाँ पर नोट कहीं करके लिख लेना लोग, ये लिखवाए नहीं थे, ऐसे कहीं आता भी नहीं है, फिर भी लिख लेना है। शक्ति गुणांक का एक और फॉर्मूला होता है, जिसका एक फॉर्मूला होता है यथार्थ शक्ति बटे आभासी शक्ति बटे आभासी शक्ति। आभासी मतलब इसको आरएमएस को ही हम लोग बोलते हैं, ये आभासी शक्ति। तो यथार्थ शक्ति दिया है पीटी और आभासी शक्ति दिया हुआ है पीए, तो रेशियो जो हो जाएगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आज के लिए क्लास इतना ही रन देते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन है तो आप लोग देख सकते हैं, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिस्ट्री शुरू करेंगे। केमिस्ट्री का अगले चैप्टर जो बाकी है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।